का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य में पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों का एक समूह है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग पूरा देश में होने लगा और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन के वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यहाँ के नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते और अरब इसे हिंद कहते और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को दो भागों उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाली की बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: पोर्टो स्ट्रॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड और निग्रोइड मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से 1707 एडी। अब बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें चार स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जैसे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली के इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। याद रखिएगा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था। ऋग्वेद खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल वो 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासिदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों,
कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या जिसका वध नहीं किया जा सकता का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी की बात करें तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पूर्व कल्पित वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिसका जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हो गई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 463 ईसा पूर्व मृत्यु हुआ। ईसा मसीह की जन्म से आरंभ हुआ सन, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है लैटिन भाषा के शब्द AD एनो डोमिनी। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान प्राचीन स्रोत ऋग्वेद से है। वामन अवतार, जैसे वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों, नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान। इस वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित 1810 सूक्त है, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 600 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के जीवन, सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज,
रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय, गति, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। इस मंत्रों में जादू टोना का भी विवरण है। कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि की अच्छी चित्रण मिलता है। इसमें अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या के लिए जुड़ी है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और 2 शाखाओं में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, मध्यनिंदन और कानव। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वात्स्ययन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय है। कौथम, राणनीय और जैमिनीय अथवा तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ये सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं को व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों को व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जैसे ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय व कौशितिक, यजुर्वेद, तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद, पंचविंश, अथर्ववेद, गोपद वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष, मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांड विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अछूनन बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य प्रणयन किया गया है। स्रोत गृही धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से प्राप्त हो। इसका रचयिता लोमहर्ष, पुराण के रचयिता लोमहर्ष, इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण
एवं भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिससे राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है। जातक कथाएं में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है। पुनर्जन्म की कहानियाँ हीनयान का पहला प्रमुख कथा वस्तु है, जिससे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधी विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं यह 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लहन के द्वारा किया गया था। कल्लहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इसमें ग्रंथ 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, इसके प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों को सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें अष्टाध्यायी में मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले कुछ प्रमुख जानकारी, जैसे यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का प्रथम राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। टेसियस यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ होने वाले लेखक निरियाकस, आनेस्क्रिटियस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगस्थनीज, यह एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य योगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसिस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेटलेप्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी
नेचुरल हिस्ट्री, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इथेरियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 वर्ष में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दे। बात करते हैं चीनी लेखक की। चीनी लेखक फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज के संस्कृति के बारे में विवरण दिया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। सयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। उसके बाद आता है वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा की। बाद में सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी.यू.की नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग, जिससे 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इत्सिंग 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग अरबी लेखक अल-बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों के साथ प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों का, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजदूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया है। यात्रा वृत्तांत रहेला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक जैसे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगर तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। कयुंगर तयुंगर नामक की रचना किसने की? तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच लोहबर्ग, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट से ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख बुगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नातस्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सोहगोरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख।
इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रातः का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा प्रचलित था। पुरातत्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुएं का अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसको साहित्य में कारसापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करें जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राज खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रामन। नासिक प्रशस्ति, नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से हमें संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडो पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा जो म्यांमार स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा यावद्वीप से प्राप्त स्थापित हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।